स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 38। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व कर लिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी दी वॉल्यूम्स एम एंड एन मासेस। तो क्या बताया है, एक्स एंड वाई क्या है, वॉल्यूम है, एंड मासेस दिया हुआ है एम एंड एन ऑफ टू मेटेलिक क्यूब्स, क्यूब है पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो पी एंड क्यू क्या है, क्यूब है, उन्हीं का वॉल्यूम उन्हीं का मास दिया हुआ है। ठीक है। इच साइड ऑफ क्यू इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। अब हमको साइड तो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग साइड्स कंसिडर कर लेते हैं कि पी का साइड पी है एंड क्यू का साइड क्यू है। ठीक है। तो इच साइड ऑफ क्यू, तो इच साइड ऑफ क्यू 2 टाइम्स दैट ऑफ पी एंड मास ऑफ क्यू, मास ऑफ क्यू क्या है, एन, इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, पी का एम। ठीक है। अब हमको बताना, अब एक और रिलेशन दिया हुआ है, यू इज इक्वल्स टू एम बाई एक्स, वी इज इक्वल्स टू एन बाई वाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइड का क्यूब। अगर हम पी के लिए निकालें वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को क्या से डिनोट करें, एक्स से, पी का, एंड साइड हमने कंसिडर किया था पी, तो पी क्यूब। एंड वैसे ही वाई का क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू क्यू क्यूब। अब क्यू का रिलेशन हमको पी के टर्म्स में पता है तो 2p रख लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 8p क्यूब। अब यहाँ पर ठीक है, पी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है। अब x को हम निकाल लेते हैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड u। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू m डिवाइडेड बाई u, y की जगह पे n डिवाइडेड बाई v। अब फिर हमको एक रिलेशन n के बारे में ये पता हुआ है, n की जगह 2m डिवाइडेड बाई v, 8 मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई u। m से m कैंसिल आउट, ये 4, u इधर गया 4v, तो u इज इक्वल्स टू 4v, u इज इक्वल्स टू 4v। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 4u भी लिखा हुआ है, बट हमारा रिलेशन क्या था, u इधर जाएगा v इधर आएगा, तो 4v होना चाहिए। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, the average age of teacher and 3 student is 20 year। एवरेज निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, है ना। फिर इफ़ ऑल दी 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, सब सेम एज के हैं तीनों स्टूडेंट, एंड दी डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड इच स्टूडेंट इज 20 ईयर, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर। दो इक्वेशन, दो अननोन, निकल जाएगा आराम से। t+3s 8, फिर यहाँ पर t+3s इज टू 80, माइनस करते हैं, कैंसिल आउट, -4s -60, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 5 6 4 5 24, s इज इक्वल्स टू 15। हमको टीचर का एज निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो t -15 इक्वल्स टू 20, तो 20 + 15 35, टीचर का एज 35 ईयर्स। फिर नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख। If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy a car? A person bought a car and sold it for 3 लाख में सोल्ड भी कर दिया। अगर उसको लॉस हुआ है कितना का, 20% लॉस, मतलब कि कितना, दिस इज CP, दिस इज SP, है ना। और इसने हमको क्वेश्चन में बता दिया हुआ है कि जो पर्सन है उसने कार खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख में सोल्ड कर दिया था, है ना। तो सोल्ड प्राइस हमको पता है, तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई हुआ है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, SP एंड दिस इज CP। SP हमको पता है, तो कितना मल्टीप्लाई करूँगी तब ये आएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 29 30, 4 5 6 20, फिर 000। तो इधर भी 75 000 मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 5 5 6 25, 5 7 35 36 37, 3,75,000 हो गया आंसर अपना। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये पैसेज है।
आगे क्या हो रहा है? अ शॉप ओनर ऑफर्स दी फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। तो जो शॉपकीपर है उसने ये आर्टिकल पे कस्टमर को ये ऑफ़र किया। पहला ऑप्शन उसने क्या दिया कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया एंड 20% का, एंड फिर पे किया एंड देन पे सर्विस टैक्स 10%। फिर यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड देन सर्विस टैक्स ऑफ 10%। फिर यहाँ पर सर्विस टैक्स पहले 10%, देन 20% एंड 10%। तो ये तो सब सेम ही होगा। अगर हम वैल्यू कैलकुलेट भी करके दिखाऊँ मैं, तो पहला वाला अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ये एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना, ये पता होना चाहिए कि ये सेम वैल्यू आती है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का आर्टिकल था, अब उस पर 10% का उसने डिस्काउंट दिया एंड देन 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, ये दोनों साथ में ही दिया था, तो अब उसका प्राइस 102 हो जाएगा। अब उस पर सर्विस टैक्स 10%, ये तो डिस्काउंट था ना, तो 100 से -2 होगा, तो 98 होना था। तो 98 मल्टीप्लाइड बाई, ये सब भी छोड़ो, सबसे शॉर्टकट में तो जो हम करते थे ना फॉर्मूला, जिसमें ये वैल्यू निकालते थे, तो अगर देखो 10% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट है ना, तो 9/10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई फिर 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, 2×5 1 माइनस, तो 4/5। एंड उसके बाद फिर कितना सर्विस टैक्स 10% का, ये तो टैक्स देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो पहले वाले से ये आ जाएगा, जो मेन आर्टिकल का प्राइस होगा उसमें मल्टीप्लाई हो गया। देन सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, 2×10 4/5 मल्टीप्लाइड बाई देन 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट में 9/10 देन 10% का टैक्स। तो देखो अगेन सेम वैल्यू आ रही है। फिर थर्ड नंबर वाला क्या बोल रहा है, फिर 10% का टैक्स पहले, तो 10% टैक्स पे करेगा, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10 4/5 देन 10% 9/10। तो देखो अगेन तीनों में सेम वैल्यू ही आ रही है, तो वही सारे ऑप्शंस इक्वली गुड है कस्टमर के लिए, राइट। देन द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रिस्पेक्टिवली। GHI इसका वैल्यू 1578 है, DEF 912। देन ABC क्या होगा, तो अगर ABCD इसको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू होगी, जोटी हमको पता है 5 10 15 20 25। ABCDEFG ABCDEFG, तो 7 है ये, HI देन ABCDEF। तो 456 का मैं डबल करूँ तो कितना रहा, 6 दिन 12 5 दिन 10 11 नो, हाँ डबल किया हुआ है, ये भी इसका डबल है, तो ये 123 है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म @ इन द फॉलोइंग। तो क्या मिसिंग टर्म है, तो वही पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, ए के बाद बी आ रहा है। ठीक है, फिर C ABCDE एक छोड़ के, PQR देन S दो छोड़ के, फिर QRSTU 3 छोड़ के, तो M के बाद N आ रहा होगा, N के MN O छोड़ के NP वाला कौन सा है, ये गया, 2 ठोक NP है, NPJ। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं, GHI तो J आएगा, तो ये गया। फिर I तो ABCDEFGHIJKL, तो M आएगा, है ना, 3 छोड़ना होगा, तो JKL तो M आएगा, तो ये वाला D वाला अपना आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा बोला। सॉल्व कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर क्या था 2 पावर 6 4 पावर 3, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 3। तो इन दोनों तो सेम आ रहा है, तो अगर लार्जेस्ट बोल रहा है तो दो आंसर तो नहीं हो सकता। अगर ये आंसर होता 2 पावर 6 तो ए एंड बी दोनों ही सही होता, बट दोनों तो आंसर नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है। तो इन दोनों ही आंसर नहीं होंगे, मतलब दोनों ही लार्जेस्ट नहीं होंगे। 3 पावर 4 6 पावर 2, ये 36 होता है। 3 × 3 × 3 × 3 3 7 9 81, दिस इज द लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 दूनी 6 7/2 m, 8 चौक 32 33 34 35/4 m। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स, इनमें से एक्स जो ग्रेटेस्ट लेंथ है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 313 मतलब 7/2 m मीटर एंड 35/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो इनके वैल्यू पे अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों वैल्यू आनी चाहिए, है ना। इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एकम 2 3/2, 3 एकम 3 4/2, 4 एकम 4 5/4, 6 7/4। ठीक है, इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ और 7/2 लेके आ सकते हो क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किसी से भी मैं करूँ वो 7 नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। 4 है अगेन, ये भी नहीं बन सकता है, तो 4 नहीं बन सकता। 5 5 7 35 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा, ये कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। 7/4, इसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं? 1/2, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 4 7/2, हाँ ये तो आ जाएगा। 7/4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35/4, हाँ ये भी आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। कब नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है? कब मैक्सिमम आएगा ग्रोथ रेट? जब क्या होगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डिफरेंस क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। कहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है? माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे क्या? इतना सोचने से बेटर है कि माइनस ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जो ऑप्शन है वैसे भी इतने सारे को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, जो ऑप्शन है सिर्फ वही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1911 एंड 22 ग्रोथ रेट मैक्सिमम, 1911 माइनस 1921, ये बोल रहा है क्या? अच्छा माइनस नहीं, यहाँ से यहाँ तक है। एक इसको चेक करना है 41 51, इसको चेक करना है 61 71, इसको फिर इसको, बस इन चार को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले से करते हैं। जब भी ऑप्शन चेक करना रहता है ना कैलकुलेटर में, नीचे से चेक करना है। खैर इसमें तो सभी निकालेंगे तभी पता चल पाएगा। तो इसमें आया 22.3, फिर इसको देख लेते हैं 41.1 2.9, अरे ये दोनों तो इक्वल आ गए, तो इन दोनों तो नहीं हो सकता। फिर 39.9 27.4, अरे यहाँ इक्वल कहाँ है? 10 11 ना, क्या ही कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं। फिर 39.9 27.4, दिस इज 12.5, ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों ऑलरेडी ज़्यादा पे चल रहे हैं। फिर 48.1 35.5, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें 22.3 ज़्यादा है, यही होगा मैक्सिमम। 1971 1981 वन विद द करेक्ट आंसर। इस टाइम पे ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। देन अगला क्वेश्चन, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट होगा। रिकरिंग डेसिमल का तो हमको पता है 1.27 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 1 प्लस जिस पे बार है वो ऊपर, माइनस जिन पे बार नहीं है उनको माइनस करना था। इसको ऐसे लिख लो पहले 0.27, अब इजी होगा।
तो 27 माइनस, अब जिन पे बार नहीं है उनको उन डिजिट्स को लिख रहे थे, बट ऐसा तो कोई डिजिट ही नहीं है। फिर जिन पे बार है वो उतनी बार 9, बस 1 + 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 + 27 डिवाइडेड बाई 99, ये 126 डिवाइडेड बाई 9 सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 6 3 9, 3 6 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 4 12, 14/11। अब देखो अगर थोड़ा सा भी ऐड अच्छे से नहीं किया तो ये वाला मार्क कर दोगे, लेकिन यहाँ पे 126/99 था ना, ये थोड़ी होगा। देन व्हाट इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 2 इन इच केसेस। तो ऑप्शन से ही चेक कर लो कि रिमाइंडर किस में 2 आ रहा है। अगर हम इनसे डिवाइड करें तो मैं तो सिंपली 3 से ही देख लेती हूँ डिविजिबिलिटी, क्योंकि इसी का डिविजिबिलिटी सबसे ईजी रहता है। सम करो, डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर आएगा 2, वो सही होगा। 3 4 5, तो इसमें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें भी सेम रिमाइंडर आएगा। 2 3 4 5 6, 3 6, ये नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 6, ये भी नहीं आएगा। चलो 2 ऑप्शन तो हट गए। अब किसी एक और से डिवाइड करके देख लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट से डिवाइड करती हूँ मैं, मतलब 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, तो वो और बट हमको रिमाइंडर 2 चाहिए उसमें भी, तो ये तो डिवाइड कर देगा 4, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये तो नहीं होगा। ये 4 5 20, रिमाइंडर 2, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन एंड 30% वेमेन आर मैरिड। किसी एडल्ट पॉपुलेशन है सिटी का, मान लेते 100% पॉपुलेशन है सिटी का, इसमें ये भी नहीं करते, इसको रस करते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सीधा यही देख लेते हैं कि अगर 40% मैन है वो मैरी कर रहे हैं 30% वुमेन, इसका मतलब क्या है, 4 मैन ये 3 वुमेन, बट ऐसा तो होगा नहीं कि ये 4 मैन 3 वुमेन ये वाला है ना, तो कोई ना कोई एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेते हैं जिसमें 4 3 दोनों ही है। तो ऐसा क्या हो सकता है, 700, तो एक पॉपुलेशन कंसिडर करना पड़ेगा, तो 700 मान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन था टोटल। अब इसके बाद फिर इसका मैं अगर 40% निकालूं तो कितना आएगा, हम क्या करें कि ऐसा नंबर हमने चूज़ किया जिसका 40% एंड 30% इक्वल हो, ठीक है। तो इसका मैं 40% निकालूँ तो कितना होता है, 28, एक सेकेंड, 700 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 280, ऐसे भी नहीं, इसका 400। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, मुझे भी इसका सॉल्यूशन मैंने देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। इसका अगर कोई शॉर्ट में बाद में सॉल्यूशन मुझे पता चलता है तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसको छोड़ देते हैं, आगे करते हैं। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस विल बी डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, ये बोल रहे हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बट जब भी मैं हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसको साइड में लिखते जाना है। तो अगर मैं जैसे 5 से पहले 25 से करती हूँ, 25 से सिंप्लीफाई करें, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 दिन 50, 25 या 75, फिर और सिंप्लीफाई होगा, हाँ 2 से होगा, तो 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, और कुछ से सिंप्लीफाई होगा क्या, और कैंसिल आउट हो सकता है कि 2 से, अब तो नहीं होगा। अब 2 से देख लेते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो उसके बाद तो फाइनल रिमाइंडर 1, तो ये आ गया अपना फाइनल रिमाइंडर, 25 दूनी 50। देन नेक्स्ट, अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड किस रेशियो में, 1/2, 3/4, 5/6। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम सर। तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करते हैं, पहले एलसीएम निकालो, और क्या, 2 4 6, 6 का क्या होता है 3, 2 से और मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा, तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 3 12 9,
10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6x 9x 10x 10 9 19 20 25 25x। तो 25x इज इक्वल्स टू 2500। x की वैल्यू 100। तो मैक्सिमम इसमें कितना है 100 है। तो मतलब 10x है, इस पर 100 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000। मिनिमम है 6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 600। अब इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 400। बस ख़त्म। फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज़ 2। क्या होगा बोल रहा है n की वैल्यू जब व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज़ 2। ये लेके आना है। और ये क्या है सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब इस पे n का कुछ वैल्यू रखो मैं, तो जो भी नंबर बनेगा उनके बाद उन डिजिट्स का नंबर को ऐड करूँ तो वो 2 आना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है। तो अगर n इक्वल्स टू 0 रखूँ तभी बस 2 आएगा बोल रहा है। रख के देखते हैं, चलो 1 + 1 2 और 10 टू द पावर 1 रखूँ तो 10 + 11 अगेन 2 आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता। ओनली 0 n इज इक्वल्स टू 0 रखने पे नहीं, 1 रखने पे भी आ रहा है। फॉर एनी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेकर जितना भी 1 2 3 4 ऐसे जाते जाओ, है ना। 0 1 2 3 ऐसे करके जाते जाओ। तो 0 के लिए सेटिस्फाई कर लिया, 1 के लिए भी कर लिया। 2 रखूँ तो अब इनके डिजिट का सम, हाँ सही बोल रहा है, ये तो हो रहा है। अब देखते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, नहीं पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही नहीं, 0 इंटीजर के लिए भी फॉलो कर रहा है, तो ये गलत हो गया। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो कर ही रहा है, बल्कि 0 इंटीजर के लिए भी कर रहा है, तो इसलिए गलत हो गया, ओनली बोल दिया इसलिए। फॉर एनी रियल नंबर n, सिर्फ रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, जिनको हम जो लाइन है उसमें लाइन डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इसमें माइनस वगैरह भी होता है। तो अगर मैं माइनस वाला कोई वैल्यू रख के देखो तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये तो डेसिमल में आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करे, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इन अ क्लास देयर इज़ 3 ग्रुप्स। एक क्लास है, अब इस क्लास में 3 ग्रुप है A, B एंड C। इफ़ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप A एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप B आर शिफ्टेड टू ग्रुप C, what happens to the average weight of the students of the class। क्लास के एवरेज में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्लास के एवरेज में तो चेंज तब होगा ना जब दूसरे क्लास में शिफ्ट होंगे। ये तो क्लास के अंदर ही ग्रुप में शिफ्ट हो रहा है, तो अभी भी टोटल नंबर तो क्लास का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेम ही है, तो क्लास के एवरेज में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिमेन्स द सेम। हाउ मैनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। How many different sums can be formed with the denomination 50, 100, 200, 500, 2000, taking at least 3 denomination at a time। कम से कम 3 डिनोमिनेशन तो लेना ही है, बट हमारे पास कितने डिनोमिनेशन है 200, 500, 2000, 1 2 3 4 5 5 है, इनमें से कम 3 लेने ही हैं, और उससे ज़्यादा 4 ले सकती हूँ मैं, या तो 5 के 5 ही ले लूँ। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बस को। 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 1 factorial, 5 factorial, 0 factorial, 5 factorial, ये कैंसिल 1, 5 into 4 factorial, 4 factorial कैंसिल 5, 5 plus 1 इसको 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial into 2 factorial 10, 10 5 16। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट, इससे ऊपर है क्या, नहीं पैसेज हो। हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली। 5 लेटर का वर्ड बनाना है इस डेली वर्ड को यूज़ करते हुए, सो दैट इच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद D एंड एंड विद I। तो 5 लेटर का वर्ड बनाना, 1 2 3 4 5। पहला वर्ड D से ही होना चाहिए स्टार्ट, दूसरा कंडीशन ये बोल दिया कि I से ही एंड होना चाहिए। हमारे पास बाकी लेटर क्या बचे,
ई बचा, एल बचा, आई बचा, 3 ही लेटर है, 3 ही स्पेस है, 3 फैक्टोरियल से ये बस अरेंज हो सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? सिर्फ 6 ही तरीके हैं। 6 ऐसे डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं। देन नेक्स्ट, अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड। ओके, इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, करते हैं चलो। अब बॉटल कंटेन्स 20 लीटर, ये 20 लीटर का लिक्विड है, लिक्विड ए, ठीक है। 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज़ टेकन आउट। अब 4 लीटर बाहर निकाल दिया हमने, तो कितना बचा? 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। 4 लीटर बाहर निकाल दिया हमने लिक्विड ए का, आउट ऑफ इट, एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। सेम क्वांटिटी मतलब 4 लीटर का लिक्विड बी ऐड कर दिया। इसको दूसरे कलर से करते हैं, लिक्विड दूसरा कलर, लिक्विड बी ऐड किया 4 लीटर, तो अगेन अभी पूरा 20 लीटर हो गया फिर से। बट यहाँ पे लिक्विड बी 4 लीटर है, लिक्विड ए 16 लीटर है, ठीक है। देन अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर। अब इस मिक्सचर से 4 लीटर बाहर निकाल रही हूँ मैं। तो अब जब 4 लीटर मैं बाहर निकालूंगी तो लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों ही निकलेगा, है ना। तो जब 4 लीटर मैंने बाहर निकाला तो अब कितना बचा? 16 लीटर। और जो लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी, तो 4 लीटर में कितना से निकाली? 20 लीटर में से, तो 4 5 20, तो 1/5 पोर्सन निकल गया। तो बचा कितना? बचा है लिक्विड ए का 4/5 ऑफ कितना था? 16, और लिक्विड बी का 4/5 ऑफ 4 लीटर, ठीक है। इतना रिमेनिंग है, ठीक है। और अभी इधर कितना है? 16 लीटर है, क्योंकि 4 लीटर मैंने निकाल दिया है ना। तो अभी पहले ये हो गया है। अब उसके बाद फिर बोला कि टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब लिक्विड बी अगेन ऐड कर दिया मैंने, जितना निकाला था। कितना निकाला था? 4 लीटर, तो बस लिक्विड बी ऐड किया है, ठीक है। लिक्विड बी तो इसी में बस ऐड हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4, ये क्या है? लिक्विड बी है। एंड लिक्विड ए कितना बचा है? 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो ये तो इसी इतना ही रहेगा, इसमें 4 ऐड क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि सिर्फ लिक्विड बी ऐड किया है सेम क्वांटिटी का, लिक्विड ए नहीं। तो ये फाइनल क्वांटिटी बची है। अब हमको बताना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, लिक्विड ए एंड रेशियो लिक्विड बी। तो यही ही निकालना है अपने को। 4 चंक 16/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये 16 32 37 64/5, 5 चौक 20 20 36/5 64/5, 5 5 कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाई 64, 6 2 3 4 2 1 2 2 8 16 2 9 18 2 1 2 2 6 12 3 3 9, नहीं कटेगा ये अपना रेशियो आ गया b/a का, ठीक है। अब क्वेश्चन में लेकिन हमको a/b निकालना था, कोई बात नहीं, उल्टा कर लेते हैं, 16/9, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे 9/9 भी दे देगा, तो ध्यान से कि अपने कौन सी वैल्यू निकाली है और कौन सी वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसमें तो नहीं कंफ्यूज किया था, तो ठीक है। देन नेक्स्ट, फिर ये वाला क्वेश्चन करता है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th innings वॉज 46.4। एवरेज स्कोर है ये आफ्टर ये 50th inning 46.4, एंड आफ्टर 60th inning कितना है? ऐसे स्कोर इज इंक्रीज्ड बाई 2.6, तो 46.4 2.6 ऐड कर दो तो 6 7 8 9 49, ठीक है। फिर व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 innings में उसका एवरेज स्कोर कितना था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 50th inning है, तो सम ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 50 46.4, सम ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 60 ये 49, तो सम 50 कितना आ गया? 46.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना आ जाएगा? 5 4 20 5 6 30 31 32
5 24 21 22 23 2320 और इधर कितना है 49 60 9 6 54 6 4 24 25 26 27 28 29 दोनों को माइनस कर लेते हैं 2940 2320 620। अब लास्ट 10 इनिंग में उसका एवरेज निकालना है। एवरेज इसका तो 62 विल बी द आंसर। फिर नेक्स्ट as a result of 25% hike in the price of rice per kg, 25% प्राइस बढ़ा है राइस का पर kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. what was the original price of the rice per kg? ओके तो यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है ना। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, है ना। बट एक्सपेंडिचर इज़ कांस्टेंट, तो क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है ना। एक्सपेंडिचर दैट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कितना 1200। प्राइस मान लेते हैं कि शुरू में 100 था, अब 25% हाइक होने के बाद 125 प्राइस हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25। तो अब ये इधर ये इधर, अब 6 kg लेस वो कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो 6 kg 6 चौक 24, 6 6 5 30, तो दिख भी रहा है 6 kg कम है। तो हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस तो ये वाला है ना। तो 1200 दिस इज़ द प्राइस फॉर 30 kg। तो 3 6 3 3 3 चौक 12, तो 40 रुपीज़ पर kg इज़ द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ये आ गया। अगर हमको बाद का प्राइस पूछता तो क्या होता, ये अरे ये 4 है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 6 के 12, फिर 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 5 10 10। तो अगर हमको फाइनल प्राइस पूछता तो 50 रुपीज़ पर kg होता, बट हमको ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस तो अरे इधर क्यों मार्क किया मैंने, ये है 40 रुपीज़ पर kg। ठीक है, फिर अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days। एक्स है वो 20% वर्क कितना दिन में, 8 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितना दिन में करेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40 डेज लगेंगे उसको। तो इसकी एफिशिएंसी 40 डेज़ की है। फिर वाई है वो कंप्लीट कर रहा है 25% काम ऑफ द सेम वर्क इन द 6 days। तो 1% 6/25, 100% 24। तो वाई को लग रहा है 24 डेज। और अगर दोनों साथ में काम करते हैं, इन हाउ मैनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। 100% वर्क नहीं बोला, 40% वर्क कब कंप्लीट होगा, दोनों साथ में काम करते हैं। तो पहले तो एलसीएम निकालो, 10 6 चौक 24, 3 नहीं है, बाकी तो है। ठीक है, तो 120 विल बी द एलसीएम। अब थोड़ा इधर क्लीन कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 या 12, और इधर से 24 में से 120 करेंगे तो 5 होगा ना। ठीक है, फिर ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी है। दोनों का अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 8 होगा इनकी एफिशिएंसी। पूरा काम करने में उनको कितना दिन लग रहा होगा 100% वर्क करने में, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 डेज। तो 100% काम करने में उनको 15 डेज लग रहे हैं, 1% काम करने में 15/100, बट हमको निकालना है 40%। तो 40 कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 15, 2 दूनी 4, 10 डेज में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन एरर किया, वाह। 1% इज इक्वल्स टू 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 40,
दो दूनी 4, 2 5 6 10, 5 3 15, 6 आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई at an average speed v km per hour from y to x at an average speed of 2v km per hour, again from x to y at an average speed of 3v, then again y to x average speed 4v, then average speed of the car for the entire journey के लिए कितना होगा। तो पहले वो क्या किया, y से x से y गया, y से x गया, पहले v किलोमीटर पर आवर, देन 2v, फिर से x से y गया 3v, वापस आया 4v। ठीक है, तो हमको क्या फॉर्मूला पता हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस d था, तो d इधर गया तब फिर वापस आ गया वापस, तो 4d डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, अब हमको टाइम नहीं पता है बट हमको इसका स्पीड तो पता है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना था d, और टाइम निकालने के लिए स्पीड ये v, फिर d डिवाइडेड बाई 2v, फिर d डिवाइडेड बाई 3v, d डिवाइडेड बाई 4v। तो d तो कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा, ये 4, 12 प्लस 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, ठीक 12, और ये 22 23 24 25। ओके, चौबीस 36 5 48 बट्टे 25। बट हमको तो ऑप्शन लाइज बिटवीन v 3v ये बोल रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे v को तो हटा ही दिया था, ये थोड़ी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ d बाहर निकल के कैंसिल आउट होगा ना, नीचे वाला v तो रहेगा ही। तो अगर ये नीचे में रहेगा ही तो इधर भी v बचा रहेगा, एंड ये जब ऊपर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। 48 डिवाइडेड बाई 25, ये दुगना से थोड़ा कम है, मतलब 1.9 v के आसपास आएगा। अब देखते हैं, v तो नहीं है, v से थोड़ा ज़्यादा है, हाँ, और 2 से कम है, तो ये लाइज बिटवीन v एंड 2v है ना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इजी लग रहा है, चलो देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, ये स्क्वायर एंड सर्कल के बीच का मिनिमम नंबर ऑफ इंटरेक्शन, ये तो एक ही होगा, कहाँ दो होगा, नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ स्क्वायर अंडर सर्कल, एक ही पॉइंट पर टच करेगा ना, दो पे तो ऐसे होगा तब करेगा, 1 एंड 2, ये तो एक ही होगा, मिनिमम बोला है ना, तो ये तो गलत है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज़ 8, मैक्सिमम 8 पे, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा और इंटरसेक्शन नहीं कर सकता है सर्कल स्क्वायर को, तो सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला पैटर्न कभी रिपीट हो सकता है, जैसे लाइन एंड सर्कल का बोल दिया तो भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन ड्रॉइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, मैन टेक्स हाफ टाइम इन ड्रॉइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो दिस इज डाउन स्ट्रीम देन upstream. What is the ratio of the speed of still water to the speed of current, ये निकालना है। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या आता है, डाउन स्ट्रीम में पॉजिटिव रहता है ना, 1/2, एंड अप स्ट्रीम में नेगेटिव रहता है। बस कैलकुलेट करना, डी से डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, v माइनस एस 1/2 v प्लस एस,
2v माइनस 2s v प्लस s 2v माइनस v s प्लस 2s 3s v। तो v बाई एस क्या आया 3/1 3/1। यहाँ पर ध्यान से v बाई एस ही बोला था ना, v बाई एस 3/1। फिर नेक्स्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है बोल रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर मान लेते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो 63 आ रहा है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। तो ऐसा कब कब आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी 63। अब कब दो नंबर्स का मल्टीपल 63 होता है, तो 63 इंटू 1 करेंगे तो भी हो जाएगा। फिर 9 7 63, 9 इंटू 7 24 37 50 4 5 नहीं 12 से तो नहीं होगा। और इसी को ऐसा कर लेते हैं ना डिवाइड, 3 तो ये तो हो गया। फिर 21 एंड 3 भी एक पेयर हो सकता है, 21 इंटू 3 तीन ही पेयर हो सकते हैं। तो जब a माइनस बी इजिकल्स टू 63 हो एंड a प्लस बी इजिकल्स टू 1 हो, तब अब a का पावर में 1 है तो एक एक वैल्यू इधर से आ जाएगी, तो एक पेयर इधर बन जाएगा, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 3 पेयर बन जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू a एंड b का नहीं निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि अगर ये ऐसे इक्वेशन बना है तो फिर a एंड b की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल होगी, तो एक पेयर इधर से बन जाएगा, दूसरा पेयर इधर से, तीसरा इधर से, है ना। Which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator in fraction। तो ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। अगर टाइम हो एग्ज़ाम हॉल में तो कर लेना, नहीं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि बहुत पास पास के ऑप्शन हो गए। इसमें 5 ऐड करना, पहले तो आपको क्या करना होगा, 2/3 का रेशियो कितना है, मतलब पॉइंट में वो निकालना है। फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड करना है 5। उसके बाद जो रेशियो आया वो, मतलब डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो, फिर उन दोनों को माइनस करना है। ऐसे ही सब में करना है, फिर देखना है कि कौन सा किस में मिनिमल चेंज है। तो ये बहुत लेंथी काम है, इजी है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। एग्ज़ाम हॉल में अगर टाइम है तो कर लो, फर्स्ट गो में तो नहीं करना चाहिए। देन यहाँ पर बोल रहा है अ डिजिट n इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, एक डिजिट n है जो कि 3 से बड़ा है। डिजिट है मतलब कि 4 5 6 7 8 9 तक ही हो सकता है, और डिविजिबल बाई 3 है मतलब कि ये गया ये गया ये गया ये गया, तो 6 एंड 9 में से होना चाहिए। बट नॉट डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल नहीं है तो ये तो गया, तो 9 बस बचा अपने पास, तो n का वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4 है, तो इनमें से डिविजिबल बाई 4 क्या होगा, तो n का वैल्यू पहले रखो, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19 20 21 22 फिर 9 18 27 27 28। अब 4 से कौन सा डिविजिबल होगा, 4 4 12 4 चौक 16 4 5 6 20 4 6 24 4 7 28, यही होगा। फिर इफ़ अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg देन हाउ मैनी क्यूबिक millimeter of water will weigh 0.1 gram। ओके, 1 लीटर वाटर है, वे कर रहा है 1 kg, देन हाउ मैनी क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ वाटर विल वे 0.1। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 kg। फिर इसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब 1 kg, और 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 kg में 1000 ग्राम, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 1000 कैंसल आउट, 1000 mm³ 1 ग्राम। अब इसमें भी हमको 0.1 ग्राम निकालना है। 0.1 ग्राम कितना mm³ को मेज़र कर पाएगा बोल रहा है,
तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 10 1000 10 से 10 कैसे तो 100 mm³ इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम। तो ये सब तो mm³ में ही दिया हुआ है। हाउ मैनी क्यूबिक mm होगा तो 100। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अब 2 ही बचे हैं बस फाइनली। अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेस 40 kg, तो वेसल प्लस वाटर इज इक्वल्स टू 40 kg। अगर 1/3 फील्ड हो तो 1/3 ऑफ वाटर प्लस वेट इज 20 kg। तो वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल मतलब वी की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से निकल जाएगा। W + 3V इज इक्वल्स टू 6, फिर W + V इज इक्वल्स टू 40 माइनस करते हैं, ये गया 2V इज इक्वल्स टू 20, V इज इक्वल्स टू 10 kg होगा वेसल का वेट। फिर लास्ट क्वेश्चन, अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप। 4.5 मीटर डीप है ये वेल विथ स्लीपरी वॉल है। एवरी टाइम फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर, स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव जंप उसका कितना है? 30 जंप करता है, 15 स्लाइड डाउन हो जाता है, तो 15 सेंटीमीटर हर जंप में। द नंबर ऑफ जंप्स कितना रिक्वायर्ड होगा? तो पूरा हाइट कितना होगा उसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.5 मीटर तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये 45 एंड 450 सेंटीमीटर। तो अगर वो स्लिप नहीं करता, ठीक है, मतलब कि इफ़ेक्टिव जंप से पहले, तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि इफ़ेक्टिव जंप है उसी से आप डिवाइड कर लो, कितना है 30, उनमें से 1 माइनस कर दो। क्यों माइनस किया ये मैं बताऊंगी। आंसर ही 29 आ गया। क्यों हमने माइनस किया? क्योंकि देखो जब उसने 28 जंप किया, इफ़ेक्टिव जंप कितना था 15 है ना, तो 5 8 5 40 5 2 10 11 12 13 14 28 8 9 10 11 12 2 3 4, तो 420 सेंटीमीटर उसने कवर कर लिया था। अब वेल से बाहर निकलने के लिए उसको 30 सेंटीमीटर चाहिए था, ठीक है, मतलब कि वो यहाँ तक आ चुका था अपने 28th जंप में, है ना। अब जैसे ही वो 29th जंप करेगा वो कुएं के बाहर आ जाएगा, तो वो स्लिप करेगा ही नहीं। तो 30 सेंटीमीटर उसने जब जंप किया तो वो कुएं के बाहर चला गया था, बट अगर वो कुएं के अंदर रहता तो 15 सेंटीमीटर वापस से स्लाइड डाउन होता। लेकिन जैसे ही उसने 30 सेंटीमीटर जंप किया, जो उसका 29th जंप था, उससे ही वो कुएं से बाहर आ गया, इसलिए वो 29 आता है। तो इस ऐसे वाले स्लिपरी वाले क्वेश्चन में, और एक जो स्पाइडर वाला भी क्वेश्चन आता है, उसमें यही करना है कि आपको पहले इफेक्टिव जंप निकाल लेना है। उसमें क्या करना है कि जो रियल जंप है माइनस जो जितना स्लाइड डाउन हो रहा है उससे निकल जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस जिसका हमको निकालना है, कवर करना है, वो डिवाइडेड बाई इफेक्टिव जंप, और जितना भी आएगा इफेक्टिव जंप उससे 1 माइनस कर देना बस। तो ये था 2020 का CSAT, हमने कर लिया है सारा। अब इसके बाद 2019 का करेंगे। ओके।